प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 16 है आपके प्रकाश यानी लाइट, तो इस चैप्टर के कंप्लीट जो नोट्स हैं उनके मुंह दिखाई इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर 15 तक के जो चैप्टर हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर के नोट्स नहीं देखे हैं तो उन चैप्टर के नोट्स भी आप पढ़ सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये नोट्स साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, या इन नोट्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आपको इन नंबर पर आप संपर्क करके हमारे द्वारा ये नोट्स हैं आप परचेज कर सकते हैं। या आप नोट्स कैसे परचेज कर सकते हैं इसकी पूरी जो प्रोसेस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर भी आप ये नोट्स परचेज कर सकते हैं। और सभी बच्चों को एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना है। और पूरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं आपके कंप्लीट जो कलरफुल नोट्स हैं वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं नोट्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं जो सबसे पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो है आपके कि वस्तुओं को दर से कौन बनाता है। वस्तु हैं उनको दर से कौन बनाता है। तो वस्तु से आने वाला जो प्रकाश है जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है तब वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। यानी जो वस्तुएं हैं वो हमें कैसे दिखाई देती हैं, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि वस्तुओं से आने वाला जो प्रकाश होता है जब हमारे नेत्रों में वो प्रवेश करता है तब वस्तुएं हमें क्या करती हैं, दिखाई देते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको मैंने हाईलाइट किया है, वो आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश है उसका वेग, प्रकाश का जो वेग होता है उसको हम c से दर्शाते हैं। वेग को किससे दर्शाते हैं, c से। तो प्रकाश का जो वेग है c से हम इसको दर्शाएंगे, निरूपित करेंगे। और बराबर में इसका जो मान है वो सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि प्रकाश का जो वेग है उसका मान कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कुछ परिभाषाएं हैं, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जिनको आपको अच्छे से याद करना है। सबसे पहले है आपके आपतित किरण। यानी आपतित किरण क्या होती है, तो दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है और किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है, आपतित किरण कहा जाता है। यानी दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण है वो दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है और किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली जो प्रकाश किरण है उसको हम क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है आपके परावर्तित किरण। यानी परावर्तित किरण किसे कहते हैं, तो पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहा जाता है, परावर्तित किरण कहा जाता है। यानी पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अभिलंब। यानी अभिलंब किसे कहते हैं, तो आपतन बिंदु पर परिवर्तक तल लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है, अभिलंब कहा जाता है। यानी आपतन बिंदु पर परिवर्तक तल लंबवत खींची गई जो काल्पनिक रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आपतन कोण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कि आपतन कोण को परिभाषित कीजिए। तो आपतन कोण क्या होता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। और आपतन कोण है उसको कोण I से हम दर्शाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परावर्तन कोण। यानी परावर्तन कोण क्या होता है, तो परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। यानी एक तो परावर्तित किरण है और एक है अभिलंब, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है उसको हम क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण को किससे दर्शाया जाता है, कोण R से दर्शाया जाता है। ओके, तो उसके बाद में नेक्स्ट है आपके परावर्तन। यानी प्रकाश का जो परावर्तन है वो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो दो माध्यम को अलग अलग करने वाली सतह से प्रकाश ऊर्जा
स्पर्श कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कि दो माध्यम को अलग अलग करने वाली सतह से प्रकाश ऊर्जा स्पर्श कर वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपकी परावर्तन के नियम, यानी जो प्रकाश का परावर्तन है उसके क्या रूल है, उसके क्या नियम है। तो इसमें पहला नियम आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक ही लाइन में होते हैं। यानी एक तो आपतित किरण और एक आपके परावर्तित किरण और एक आपके अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपके कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण का जितना मान है उतना ही परावर्तन कोण का मान होगा, यानी ये दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए हम इसको निरूपित करते हैं कोण I बराबर कोण R, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में परावर्तन के प्रकार, यानी जो परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है वो दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है आपके नियमित परावर्तन और दूसरा है आपके विसरित परावर्तन। दोनों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपके नियमित परावर्तन है, यानी नियमित परावर्तन क्या होता है? तो जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की प्रत्येक किरण एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। इसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश किसी समतल चिकने पृष्ठ जैसे समतल दर्पण पर आपतित होता है तो प्रकाश की जो प्रत्येक किरण है वो एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। इसे हम क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है आपके विसरित परावर्तन। जब प्रकाश किरण किसी खुरदरे सतह पर या खुरदरे पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, फैल जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विसरित परावर्तन कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पार्श्व परावर्तन, यानी पार्श्व परावर्तन क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। काफी बार ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है कि पार्श्व परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बहुप्रतिबिंब, यानी बहुप्रतिबिंब क्या होता है? तो बहुप्रतिबिंब को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो देखिए बहुप्रतिबिंब क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण से सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती हैं, जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इसे हम क्या कहते हैं? बहुप्रतिबिंब कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बहुमूर्तिदर्शी या केलाइडोस्कोप। केलाइडोस्कोप काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और ये क्या होता है इसके बारे में, इसकी विशेषता की हम बात करेंगे। तो एक बहुरूप दर्शक एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसमें दो या अधिक परावर्तक सतह एक कोण में दूसरे से झुकी होती हैं ताकि दर्पण के एक छोर पर एक या एक से अधिक वस्तुओं को एक नियमित सममितीय पैटर्न के रूप में देखा जाए। क्या होता है केलाइडोस्कोप? कि एक बहुरूप दर्शक एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसमें दो या अधिक परावर्तक जो सतह होती है और एक कोण में दूसरे से झुकी होती हैं ताकि दर्पण के एक छोर पर एक या एक से अधिक वस्तुओं को एक नियमित सममितीय पैटर्न के रूप में देखा जाए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विशेषता, यानी केलाइडोस्कोप की क्या विशेषता है? तो इसमें कभी भी एक पैटर्न को दोबारा नहीं देख पाते हैं, यानी इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें कभी भी एक पैटर्न है उसको हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, उसको हम दोबारा नहीं देख सकते हैं। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपके मानव नेत्र की संरचना।
यानी जो मानव नेत्र की जो संरचना बनी होती है उसके कौन कौन से भाग हैं उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो मानव नेत्र की जो संरचना है उसमें निम्न भाग होते हैं। पहला भाग क्या है आपके श्वेत पटल, यानी श्वेत पटल क्या होता है, यह आंख के गोले के ऊपरी सतह पर एक मोटी सख्त सफेद एवं अपारदर्शक तह के रूप में होता है और इसका कार्य क्या होता है, आंख के गोले की आकृति को बनाए रखना और आंख की भारी चोट से रक्षा करना होता है। यानी श्वेत पटल क्या होता है, यह आंख के गोले के ऊपरी सतह पर एक मोटी सख्त सफेद और अपारदर्शक जो तह है उसके रूप में होता है और इसका कार्य क्या है कि आंख के गोले की आकृति को बनाए रखना और आंख की भारी चोट है उससे रक्षा करना। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में दूसरा भाग है आपके कॉर्निया या स्वच्छ मंडल, यानी कॉर्निया या स्वच्छ मंडल क्या होता है, यह श्वेत पटल के सामने का कुछ उभरा हुआ भाग होता है। इसे श्वेत पटल के ऊपरी और नीचे के भागों को जोड़ने वाली पारदर्शक तह भी हम कह सकते हैं। तो ये आपके कॉर्निया या स्वच्छ मंडल होता है। उसके बाद में तीसरा है आपके परितारिका या आइरिस, यानी परितारिका या आइरिस क्या होता है, यह कॉर्निया के पीछे एक अपारदर्शक पर्दा होता है। आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है। आइरिस का जो रंग है वो कैसा होता है, काला होता है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसकी तारा या पुतली क्या होता है, इसका क्या काम होता है, तो आइरिस के बीच वाले छिद्र को तारा कहते हैं, यानी आइरिस के बीच वाले छिद्र को क्या कहते हैं, तारा। और पुतली है वो आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नेत्र लेंस, यानी नेत्र लेंस क्या होता है, क्या इसका काम होता है, तो आइरिस के पीछे एक मोटा उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं और यह लेंस मुलायम तथा पारदर्शक पदार्थ का बना होता है। कि आइरिस के पीछे एक मोटा उत्तल लेंस होता है जिसे हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं और यह लेंस कैसा होता है, मुलायम होता है और पारदर्शक पदार्थ का बना होता है। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है रक्तक पटल या कोरोइड। तो रक्तक पटल या कोरोइड क्या होता है, क्या इसका काम होता है, तो यह श्वेत पटल के नीचे अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है और काली होने के कारण यह आपतित प्रकाश का क्या करती है, शोषण कर लेती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दृष्टि पटल या रेटिना। अब देखिए दृष्टि पटल या रेटिना क्या होता है, क्या इसका काम होता है, तो यह रक्त पटल के नीचे आंख की सबसे भीतरी पारदर्शक झिल्ली होती है और इस परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। और रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की, जिसमें पहला प्रकार है शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं और दूसरा है आपके शालाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए क्या होती हैं, सुग्राही होती हैं। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अंध बिंदु। काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जा चुकी है, आगामी एग्जाम के लिए भी आ सकती है कि अंध बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। कि जो दृक् तंत्रिकाएं होती हैं और जो रेटिना है उनकी संधि पर कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद में है आंख की समझन क्षमता, यानी नेत्र की समझन क्षमता या आंख की समझन क्षमता है, उसकी परिभाषा भी काफी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा है आपके कि लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होने की क्षमता को क्या कहते हैं, आंख की समझन क्षमता कहते हैं। कि लेंस की फोकस दूरी में स्वतः परिवर्तन होने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, आंख की समझन क्षमता कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दृष्टिपरास, यानी दृष्टिपरास क्या होता है, तो दृष्टिपरास को परिभाषित कीजिए। तो एक
एक मानव की स्वस्थ आंख के लिए निकटतम दृष्टि सीमा है वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन आपके आ सकता है कि एक मानव की स्वस्थ आंख के लिए निकटतम दृष्टि सीमा है वो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। और सबसे दूर की हम बात करें तो वो होती है अनंत पर। ओके, और निकटतम तथा दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या कहते हैं, दृष्टिप्रास कहते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपके दृष्टि दोष, यानी आयु के साथ या अन्य कारणों से मनुष्य की आंखों में दृष्टि दोष है वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसमें पहला दोष कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि इस दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। यानी इस दोष में निकट का मतलब होता है आपके नजदीक, यानी पास की वस्तु है वो तो साफ दिखाई देती है, लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं उनको हम साफ नहीं देख सकते हैं, वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद में दूसरा है आपके दूरदृष्टि दोष। अब देखिए दूरदृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में निकट की जो वस्तुएं हैं, साफ की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन दूर की जो वस्तुएं हैं वो हम स्पष्ट देख सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके मोतियाबिंद। अब देखिए मोतियाबिंद है वो भी एक प्रकार का दृष्टि दोष है। तो यह वृद्ध व्यक्तियों में एक सामान्य रोग है जिसमें क्रिस्टलीय लेंस है वो धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, क्योंकि इस पर एक झिल्ली बन जाती है जिसके कारण दृष्टि है वो कमजोर हो जाती है। यानी आंखों में धुंधलापन आ जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, मोतियाबिंद। और ये सबसे बड़ा फैक्ट है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और इसको मैंने हाईलाइट किया है कि मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के लिए इंट्राओक्यूलर लेंस यानी IOL है वो प्रयुक्त किया जाता है। कि मोतियाबिंद है उसकी शल्य चिकित्सा के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त किया जाता है, तो उस लेंस का नाम है इंट्राओक्यूलर लेंस। ये आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है। और अभी तक यदि बच्चों आपने कमेंट में जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी जरूर लिखें। उसके बाद में देखिए नेत्रों की देखभाल, जो नेत्र है उसकी देखभाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग करना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। कि सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत है उसको कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि अपने नेत्रों को बारंबार स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यानी बार बार अपने नेत्रों को स्वच्छ जल हैं उसे धोना चाहिए। और 4 नंबर है कि विटामिन ए युक्त भोजन का उपयोग करना चाहिए, और विटामिन ए युक्त भोजन है उसका हमें उपयोग करना चाहिए। उसके बाद में है आपके लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ब्रेल पद्धति। अब देखिए ब्रेल पद्धति है क्या होती है, इसका आविष्कार किसने किया, कब किया, सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। कि ब्रेल पद्धति है वो चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए पढ़ने का सर्वाधिक यानी सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। और ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। कि ब्रेल पद्धति है उसका उपयोग करके अनेक जो भारतीय भाषाएं हैं उनको हम पढ़ सकते हैं। और ब्रेल पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न हैं अथवा छाप होती हैं। और चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति हैं वो ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना शुरू करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने हाईलाइट किया है, कि ब्रेल पद्धति का आविष्कार 1821 में लुई ब्रेल ने किया था। यह आपको जरूर तैयार करना है
कि जो ब्रेल पद्धति है उसका आविष्कार किसने किया, कब किया, तो 1821 में लुई ब्रेल ने किया था। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।